कीजिए ना कीजिए ना। हो गया। हेलो हेलो। वेलकम टू माँ सावित्री शिक्षा सेंटर रिंग वन सीतामढ़ी। देखिए हम लोग क्लास 10th की सिलेबस को रिवीजन कर रहे थे और हम लोग कल पढ़ लिए थे चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह हम लोग रिवीजन करते हैं, वैसे हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। और चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में हुआ था। और हुआ क्या था, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद मजूमदार जब अध्यक्षता कर रहे थे उस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। और बाद में चल करके महात्मा गांधी उस बीच अधिवेशन छोड़ करके भाग रहे थे तो उनके में मुलाकात हो गई। चंपारण के एक किसान नेता हुआ करते थे राजकुमार शुक्ल। क्या हुआ करते थे? राजकुमार शुक्ल हुआ करते थे। और इन्हीं के कहने पे महात्मा गांधी चंपारण गए थे। और जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था तो चंपारण सत्याग्रह सक्सेस जब हो गया तो बिहार के प्रमुख किसान नेता आए थे और जैसे राजेंद्र प्रसाद आए थे, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर आए थे, बहुत सारे नेता आए थे। इसमें जब चंपारण सत्याग्रह लोकप्रियता होने लगा तब चंपारण सत्याग्रह के लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने चंपारण एग्रोसिएशन कमेटी का गठन किया। चंपारण एग्रोसिएशन कमेटी। जब चंपारण एग्रोसिएशन कमेटी का अध्यक्ष हुआ करते थे फ्रैंक सलाई और चंपारण एग्रोसिएशन कमेटी का एक सदस्य हुआ करते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने फ्रैंक सलाई को यह पक्ष में कर लिया कि आप चंपारण से तिनकठिया प्रणाली को खत्म कीजिए। बाद में चल करके फ्रैंक सलाई ने अपने भाषण के माध्यम से तिनकठिया प्रणाली को खत्म कर दिया। जब चंपारण सत्याग्रह सक्सेस हो गया, सक्सेस होने के बाद चंपारण में ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कहा महात्मा, अर्थात गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गुरुदेव, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? गुरुदेव। इतना हम कल पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है अहमदाबाद मिल मजदूर। क्या पढ़ना है? हाँ, अहमदाबाद मिल मजदूर हम लोग पढ़ते हैं हम लोग अहमदाबाद मिल मजदूर। बने रहिए हमारे साथ। देखिए हम जो एक क्लास ले रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, वो अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ लेते हैं तो 10th में 60% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा सिर्फ हिस्ट्री का। हिस्ट्री से अगर 100 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें 60 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, बेहिचक बना सकते हैं। इतना आता है बोर्ड में। जितना पढ़ा रहे हैं उतना अच्छा से पढ़ लीजिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे कमांड कीजिए, बाकी बात सब्जेक्टिव खुदे बन जाएगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर मार्च 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1918 ईस्वी में। देखिए अहमदाबाद में क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आए थे। महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में भारत आए थे तो अंग्रेज ने कहा था कि देखिए गांधी जी, आप हमको सहयोग कीजिए, भारत के व्यक्ति को कहिए कि सेना में भर्ती हो, और हम अगर प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो भारत के लिए कुछ हम अच्छा सोचेंगे। जब महात्मा गांधी इतना सैनिक को अंग्रेज के सैनिक में भर्ती करवाया कि महात्मा गांधी को सैनिक में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। अंग्रेज ने महात्मा गांधी को सैनिक में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा और अंग्रेज ने ही महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। किस चीज का उपाधि? हाँ, कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेज ने ही दिया था।
जब ये उपाधि उपाधि महात्मा गांधी को मिल गया, बाद में चल करके वो अहमदाबाद में हुआ क्या था कि प्लेग फैल गया था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को इतना लॉस लगा था कि ब्रिटेन ने अहमदाबाद के मिल मालिकों से कहा कि आप हमको सूती वस्त्र उद्योग में बना करके दीजिए, जिससे हम आपको कुछ सहायता करेंगे। अहमदाबाद मिल मालिकों ने भी कहा ठीक है, हम आपको बना करके देंगे। बाद के दिनों में चल करके अहमदाबाद में क्या हो गया, प्लेग फैल गया। प्लेग के डर से पूरा के पूरा मजदूर क्या बोलते हैं, अहमदाबाद को छोड़ करके गांव चले गया। कहाँ चले गया, गांव चले गया। और जैसे बिहार में, भारत में कोरोना माई जे आयल रहलखिन तो कोनो जाए तो रहले गोवा, कोई नहीं जा रहा था बाहर। दिल्ली जाने से कोई डरता था, दिल्ली से सब नंगे पांव भागता था। ऐसे ही प्लेग हुआ करता था। प्लेग में पूरा के पूरा मजदूर अहमदाबाद से अपने गांव चले गया। जब अहमदाबाद से अपने गांव चले गया, जब प्लेग खत्म हुआ तो वहां के मिल मालिकों ने मजदूर से कहा था कि आप अहमदाबाद आप आइए, और आप जो आइएगा तो आपको जितना सैलरी मिलता है उसका हम 50% बोनस देंगे। जैसे उसका सैलरी अगर 1000 रुपया मिलता था तो 50% हम बोनस देंगे। क्या देंगे, 50% बोनस देने की बात की गई थी। जैसे सैलरी है 1000 तो 50% बोनस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सैलरी हो जाएगा 1500। 1000 ही या 1000 का 50% 500, तो 1500 रुपया ही हो जाएगा। 1500 रुपया देने का वादा किया था। ऐसे ही 50% बोनस का वादा किया गया था। लेकिन जब तक प्लेग था तब तक दिया गया था। जब अहमदाबाद में प्लेग खत्म हो गया बोरे, उसके बाद मजदूरों से कहा गया कि हम अब बोनस नहीं देंगे। अब क्या चीज होता है बोनस, तुम समझो हम सिर्फ जितना सैलरी देते थे उतना ही हम सैलरी देंगे। मिल मजदूरों ने इससे हड़ताल करने लगा। मिल मजदूरों को इससे रोजी रोटी नहीं चल पा रहा था। जब कहा गया था कि अहमदाबाद मिल मजदूर के मालिकों ने कहा था, अहमदाबाद के मालिकों ने कहा था मजदूरों को कि आप आइए अहमदाबाद, यहाँ हम 50% बोनस देंगे। वहां के मजदूर बोरे इतना भूखायल था कि बाले बच्चे सब के साथ गया था अहमदाबाद, और वहाँ 50% बोनस की बात की गई थी। लेकिन प्लेग खत्म होने के बाद वहाँ 1 रुपया बोनस नहीं दिया गया, जिसके कारण वहाँ की मजदूरों ने बहुत प्रभावित हुआ। और मजदूर कहा कि अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। और अंग्रेज को उस समय मजदूर को याद आया महात्मा गांधी। को याद आया, महात्मा गांधी। उस समय महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह खत्म करके जा रहे थे अहमदाबाद में गए महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी को बुलावा हुआ तो पूरा स्वागत होने लगा महात्मा गांधी को कि आ गया फरिश्ता। जहां गांधी जी बुढ़ाऊ कदम रखते थे सक्सेस हो जाता था आंदोलन। जब महात्मा गांधी गए तो वहां मजदूरों को देखे कि सही बात था कि जब आप बोनस की बात की है तो बोनस दीजिए, लेकिन वहां बोनस नहीं दिया जा रहा था। बाद के दिनों में चल करके महात्मा गांधी मिल मालिकों से बात किए, और मालिकों ने कहा कि नहीं महात्मा गांधी देखिए ऐसी ऐसी की बात है, जब तक प्लेग था तब तक हम देने में सक्षम थे, अब प्लेग खत्म हो गया हम देने में सक्षम नहीं है। और महात्मा गांधी संयोग बस जहाँ गए थे अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए लड़ने, और जो अहमदाबाद में सबसे बड़ा मिल मालिक हुआ करता था, जो अहमदाबाद में सबसे बड़ा मिल मालिक हुआ करता था, वो महात्मा गांधी के दोस्त निकल गए। महात्मा गांधी के दोस्त निकल गए। उस मिल मालिक का नाम था अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई उस मिल मालिक का नाम था, और इसकी बहन का नाम था अनुसुईया बेन। कौन थे, अनुसुईया बेन। इनको कहा गया, महात्मा गांधी जब दोस्ती की बात की थी तो महात्मा गांधी समझ गए थे कि अब ऐसे होगा नहीं, हम लोग इमोशनली तरीका से इसे क्या करेंगे, मनवा लेंगे कि आप बोनस दीजिए। लेकिन बात क्या हुआ कि वो महात्मा गांधी जब गए इनसे कहने कि आप बोनस दीजिए तो सीधे डायरेक्ट मना कर रहे कि नहीं। लेकिन बाद के दिनों में चल करके महात्मा गांधी ने मिल मालिकों से बात की, और मिल मालिकों को यह सक्षम कर दिया, ठीक है आप 20% बोनस दे दीजिएगा। मिल मालिक ने कहा था कि देखिए महात्मा गांधी एकदम लॉस लगा है, बहुत ही है, जब तक प्लेग था तब तक हम देने में सक्षम थे, अब नहीं दे सकते हैं। महात्मा गांधी वैसे बात की थी 35% देने का। मजदूर से पूछा गया बताओ तुमको कितना प्रतिशत बोनस मिल जाएगा तो तुम खुश रहेगा। मजदूर ने कहा था महात्मा गांधी देखिए हमको 35% बोनस मिल जाएगा तो हम खुश रह जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी वहां गए तो मिल मालिकों की स्थिति को सुनते हुए वहां 20% बोनस फिक्स कर दिया, 20% बोनस फिक्स कर दिया। जब वहां गए और पूरे भरे मंच से महात्मा गांधी भाषण दे रहे थे कि देखिए हम मजदूरों से आह्वान करना चाहते हैं कि कोई भी हो हंगामा न करे, हम लोग 20% तुम्हारा बोनस फिक्स कर दिए हैं। मिल जो मजदूर सब था महात्मा गांधी को गरियाने लगा। बताइए उस इंसान की क्या गलती थी जो एक धोती कुर्ता पहन करके पूरा जीवन यापन किया, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जवानी को बिता दिए।
क्या गलती थी उस इंसान को, गाली तक देने पर महात्मा गांधी को कहा था महात्मा गांधी चोर है, ऐसी ऐसी नारा लगाया जा रहा था पूरा। महात्मा गांधी भड़क गए, रुको छोटा हम तुमको बताते हैं चोर है कि। महात्मा गांधी कहा मिल मालिकों से कि तुम 50% बोनस देगा कि नहीं देगा। मिल मालिकों ने कहा कि देखिए महात्मा गांधी हम सक्षम नहीं है। महात्मा गांधी कहे कि अब भूख हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे? महात्मा गांधी की भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी रस्किन से। किससे मिली थी? रस्किन से भूख हड़ताल की प्रेरणा मिली थी। और महात्मा गांधी ने कहा अब खेला होको, अब खेला होको। बाद में चल करके महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया? जैसा ही भूख हड़ताल किया, महात्मा गांधी 2 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे। पूरा मिल मालिक के पसीना छूटने लगा था कि कहीं बुढ़ाऊ मरेगा तो यहाँ हमको खा जाएगा, कहीं बुढ़ाऊ ही मरा तो हमारा पूरा अहमदाबाद में हमको चटनी की तरह मार मारेगा। बाद में चल करके महात्मा गांधी जब भूख हड़ताल पे थे, अच्छा एक बात याद रखना बोरे, ये भूख हड़ताल महात्मा गांधी के जीवन का पहला भूख हड़ताल था। अहमदाबाद में कहा था क्वेश्चन पूछेगा, भारत में महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में था? अहमदाबाद मिल मजदूर में। अहमदाबाद मिल मजदूर में जब भूख हड़ताल पे महात्मा गांधी बैठे तो फिर मिल मालिकों को यह मान गए कि हम लोग 35% बोनस देंगे। तो महात्मा गांधी का कोई 35-30% नहीं जानते, तुमको 35% सैलरी में इंक्रीज करना होगा तथा 50% बोनस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? महात्मा गांधी ने यह मिल मालिकों से मनवा लिया कि अब तुम्हारा सैलरी था 1000 तो तुमको 1350 रुपया सैलरी देना पड़ेगा प्लस 50% बोनस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ा? बोनस। जैसे ही मिल मालिक सब माना, मिल मजदूर सब खुशी से ठहाकारा मार रहा था, अब मिल गया फरिश्ता, अब मिल गया फरिश्ता। महात्मा गांधी धोती उती सरियाए चल दिए वहां से साबरमती आश्रम। कहा? साबरमती आश्रम। जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम जा रहे थे तो वहां गुजरात की एक जिला का नाम है जिसका नाम है खेरा। क्या था? खेरा। अच्छा अहमदाबाद मिल मजदूर समझ में आ गया? क्या था? समझ में आया कि नहीं आ गया? अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे खेरा सत्याग्रह। क्या था? खेरा सत्याग्रह। जैसे ही महात्मा गांधी जा रहे थे खेरा, कहा? खेरा। देखिए बोरे, खेरा सत्याग्रह की बात करते हैं। खेरा में क्या हुआ था? वहां अंग्रेज कहा था कि देखिए, खेरा में कहा था अंग्रेज कि हम अगर आपके किसान कर रहे हैं, अगर फसल की बर्बादी हो जाएगा, आपका 50% फसल बर्बाद हो जाएगा तो हम टैक्स 1 रुपया नहीं लेंगे, टैक्स क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। खेरा में कहा गया था कि 50% फसल की बर्बादी होगी तो हम टैक्स माफ कर देंगे। लेकिन यहाँ संजोगवश हुआ क्या था? अकाल पड़ गया था। इतना अकाल पड़ा था कि यहाँ 50% तो दूर की बात है, यहाँ 75% फसल खराब हो गया था। कितना प्रतिशत फसल खराब हो गया था? 75% खराब हो गया था। क्या बताओ बच्चों, इसमें अब किसान सब टैक्स देने में सफल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। 50% की बात किया था, यहाँ 75% हो गया था। बाद के दिनों में चल करके वहां जबरदस्ती ले जाया रहा था। खेरा के किसान सब अंग्रेज से इतना डरल था कि जबरदस्ती देता था। महात्मा गांधी उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया बेन को खेरा भेजे। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया बेन, ये दोनों को कहाँ भेजे? खेरा। क्या आप जाइए देखिए खेरा में मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। ये दोनों जब गए तो वहां अंग्रेज से बात किया। अंग्रेज कह रहा है कोई टैक्स माफ नहीं होगा, जितना दिया है सबको देना पड़ेगा। खेरा के मजदूर इतना डरल था बोवरे कि आप कहा था कि ठीक है हमकी बार इतना ये हुआ है, जो 25% हुआ है सब के सब हम दे देते हैं, अगले साल जितना हमको उपज होगा हम सब क्या करेंगे? रख लेंगे, लेकिन इस साल दे देते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है क्या चीज देगा? कोई कुछ नहीं देगा, कोई कर उर नहीं, यहाँ पे कुछ कर उर कोई नहीं देगा। क्या नहीं देगा? कोई कर नहीं देगा। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ कहा था कोई कर नहीं देगा, कर मत दो का नारा लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तब अंग्रेज सब कह रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं तो आप ठीक ठाक से रहिएगा। हम बुढ़ऊ को बुलाए बगले में। जब महात्मा गांधी को इस आंदोलन में बुलाया गया, महात्मा गांधी जैसे ही आए पूरा अंग्रेज थमथमा गया। अब बुढ़ऊ चले आया। महात्मा गांधी के उस समय इतना चलता था वो बारे, जहां उसका पैर पड़ जाता था आंदोलन सक्सेस हो जाता था। आंदोलन इतना जोर शोर से सक्सेस होने लगा कि खेरा में के वहां अंग्रेज इतना डरने लगा। महात्मा गांधी को आते ही सब के सब खेरा में कहा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना जोर शोर से इस खेरा सत्याग्रह में भाग लिए थे कि वहां की महिलाओं से हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चिपक लिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी खेरा सत्याग्रह में सरदार की उपाधि मिली था। किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी खेरा की महिलाओं ने किस चीज की उपाधि दिया? सरदार की उपाधि। सरदार की उपाधि खेरा की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को दिया था। और खेरा सत्याग्रह में जितना टैक्स था कोई टैक्स नहीं दिया, और इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कोई कर नहीं देगा, कोई कर नहीं देगा, बाकी बात जो होगा देख लेगा। अंग्रेज के पानी पिया के रख दिया था इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज के तुम देख रहे हो कि हमारा भारत 28 गो राज्य तुम देख रहे हो, अगर संजोग बस सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते तो यह 28 गो राज्य आज हम लोग नहीं देख पाते। ये 28 गो राज्य आज हम लोग नहीं देख पाते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का अच्छा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सर ये सब जब हो रहा था, अंग्रेज ने सोचा कि अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, न तो गांधी जी हमको पानी पिया देंगे, गांधी जी हमको पानी पिया देंगे। देखिए अंग्रेज क्या क्या चाल किया, ये सब समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। हाँ, देखिए हम लोग पढ़ेंगे रोलेक्ट एक्ट। क्या थे? इससे पहले कुछ हो जाया कि इससे पहले कुछ हो जाया। सुनो, कहते हैं वो शायरी उरी बोलते हैं, सुनिए आप लोग, 2 लाइनें हैं। एक दिन ये हादसा होने ही वाला था, मैं जी करके क्या करता, एक दिन मरने ही वाला था। एक दिन ये हादसा होने ही वाला था, मैं जी करके क्या करता, मरने ही वाला था। नसीब मेरी इतनी खराब थी कि मेरी उंगली कट गई, नहीं तो मैं तेरे मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। बस देखिए रोलेक्ट एक्ट, जब इतना चीज हो रहा था, जब बोरे अब समझ बहुत सारी हो गई, समझो इसके। रोलेक्ट एक्ट क्या था? अंग्रेज इतना पानी पी लिया था महात्मा गांधी से कि अंग्रेज सोचा कि अब खानन में हमको कुछ करना होगा, नहीं तो गांधी जी बर्बाद कर देंगे, गांधी जी समझ गए थे बबुआ यह टाइम हम तरफ बर्बाद करके रख दें। याद करो हम पढ़ाए थे कि जहिया गांधी जी आए थे भारत में, तो गांधी जी इतना सेना को भर्ती करवाए थे कि गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। इतना भर्ती करवाया ना कि महात्मा गांधी को उपाधि तक मिलने लगा था, और कहा था कि आप ये कर दीजिएगा तो हम भारतीयों के लिए अच्छा सोचेंगे। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज ने एक रिटायर्ड जज को चुना, और वह रिटायर्ड जज का नाम था सर सिडनी रोलेक्ट। क्या थे? सर सिडनी रोलेक्ट को कहा कि आप एक कानून बनाइए, जैसे कि हम भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पे बिना कुछ पहले हम गिरफ्तार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बिना कुछ किए हम गिरफ्तार कर लेंगे। और सर सिडनी रोलेक्ट एक्ट ने एक ऐसा कानून बना दिया जिससे भारत में जब वह कानून आया, सर सिडनी रोलेक्ट एक्ट ने रोलेक्ट एक्ट का गठन किया था 1917 में। 1918 में यह कानून भारत में आया, 1919 में यह कानून लागू हुआ। कब लागू हुआ? अच्छा, यह कानून 1919 ईस्वी में लागू हुआ था, इसलिए हम इसको 1919 पढ़ सकते हैं। जी हाँ। रोलेक्ट एक्ट सुनो, सर सिडनी रोलेक्ट एक्ट की अध्यक्षता में एक कानून आया जिसे हम लोग रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। रोलेक्ट एक्ट में होता क्या था, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसी भी व्यक्ति को जैसे मान लो कि हमको पता चला कि हमारे बाबा खैनी खा रहा है, हमारे बाबा खैनी खा रहा है, बुढ़ऊ लगता है खैनी खा रहा है, टांग के ले चलो रे, टांग के ले चलो। 3 महीना तक सीधे टांग करके ले चल जाता था, कोई अपील नहीं। बुढ़ऊ कहता था बेटा के बुला बजा, कोई बेटा के नहीं बुलाएगा। तो बुढ़ऊ कहता हाँ रुका बेटा, कुछ गांव वाला के सहयोग ले, कोई सहयोग नहीं लेगा। वकील रखने दीजिए, वकील केस लड़ने के लिए, कोई वकील नहीं रहेगा, चलेगा बुढ़ऊ की देखे। अच्छा, तो इसलिए इस कानून में क्या, कोई अपील नहीं करने दिया जाता था, बिना अपील। क्या? बिना अपील, बिना दलील, कोई दलील नहीं करने देता था, बिना दलील। कोई वकील को नहीं रखने दिया जाता था, बिना वकील। इस कानून को हम लोग बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील को कानून कहते हैं। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून किसे कहा जाता है? सर रोलेक्ट एक्ट को। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। कौन कानून कहा? काला
कानून, ये ऐसा कानून था बताओ कि केकरो शक के आधार पे कैसे गिरफ्तार करेगा। मान लो कि हमको शक है बबुआ चोरी किया है, ना ना चोरी किया है लग रहा है, चलो रे चलो टांग के ले चलो, ये कोई बात हुआ रे। इसका विरोध पूरे भारत में होने लगा था, इसका विरोध पूरे पंजाब के क्षेत्र में होने लगा था। कहाँ होने लगा था? पूरे पंजाब में। हाँ, पंजाब के क्षेत्र में जब होने लगा था, तो इस कानून को विरोध करने में जब महात्मा गांधी जा रहे थे पंजाब, कहाँ जा रहे थे? पंजाब। पंजाब जब जा रहे थे तो महात्मा गांधी पंजाब जाइए रहे हैं, तो महात्मा गांधी को कह रहा है अरे तू क्या तू अभी अब कानून में ये क्या बोलते हैं आंदोलन करने जा रहे हो कि? महात्मा गांधी आंदोलन करने ही जा रहे थे। महात्मा गांधी को संदेह के आधार पे 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1919 को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1919 को इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और पंजाब के 2 बड़े नेता हुआ करते थे, जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। पंजाब के बहुत बड़े नेता थे और यह रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे और यह पंजाब के क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बिना मतलब के इसको शक के आधार पे वो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार करके जेल में रख दिया गया कि क्या तुम कर रहा है, आंदोलन कोई नहीं करेगा। ये ऐसा कानून था ना कि शक के आधार पे गिरफ्तार कर लेता था। बाद में चल करके उस समय पंजाब में क्या होता था, फसल उसल की कटाई हो चुकी थी, लोग बैसाखी का पर्व मना रहे थे। किस चीज का? बैसाखी का पर्व मना रहे थे। और इसी बैसाखी के पर्व में अब वहाँ पंजाब के किसान सब फ्री रहा करते थे और इन्होंने डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी पे वहाँ बैठ करके एकदम सोचे थे कि हम लोग आंदोलन करेंगे। उसी समय पंजाब में एक बाघ हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अच्छा रिवीजन करते हैं। रोलेक्ट एक्ट कब आया भारत में? 1919 में यह कानून लाया गया था। इस कानून के अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी। इस कानून को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील को कानून कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा। और 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को टांग करके कहाँ लेके चले गया? जेल में। सुन, अब हम लोग पढ़ते हैं। इस डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी को लेकर के पंजाब में एक जगह हुआ करता था, वहां था पंजाब के अमृतसर में। कहा था? अमृतसर में एक बाग हुआ करता था, जलियांवाला बाग। कौन हुआ करता था? जलियांवाला बाग देखना। और जलियांवाला बाग देखो ऐसा हुआ करता था। ये बाग है, यहाँ पे एगो गेट हुआ करता था। ये गेट है, क्या है? यहाँ बीच में एगो कुआं हुआ करता था पानी पीने के लिए। क्या हुआ करता था? कुआं हुआ करता था। और यहाँ बैठने के लिए फील्ड था। यहाँ लोग शांतिपूर्व ढंग से डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी पर क्या कर रहे थे? एकदम शांतिपूर्वक बैठक कर रहे थे। और इसमें कोई भी व्यक्ति कोई हथियार नहीं लिया था, बिना हथियार के यहाँ आए थे। जब बिना हथियार के इस मीटिंग में सब आदमी बैठ करके भाषण कर रहे थे, इसी में एक भारतीय यहाँ था जिसका नाम था हंसराज। क्या था? हंसराज था। और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था ओडायर। कौन था? ओडायर, जनरल ओडायर। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था जनरल ओडायर। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था जनरल ओडायर। जनरल ओडायर को हंसराज नामक एक भारतीय ने सूचना दे दिया। कौन दे दिया? हंसराज नामक एक भारतीयों ने सूचना दे दिया। और जनरल ओडायर को इस बात पे जांच करना चाहिए था कि यहाँ लोग जो बैठे हैं हथियार लेकर के बैठे हैं कि क्या लेकर के बैठे हैं, लेकिन जनरल ओडायर ने इस चीज की जांच नहीं की। और जनरल ओडायर ने ब्रिगेडियर आर डायर को यह आदेश दिया कि तुम जाओ जलियांवाला बाग में। कहा? जलियांवाला बाग में देखो कि क्या हो रहा है। इन्होंने ही आदेश दिया था जनरल ओडायर ने कि आप जाइएगा सीधे के सीधे इस बाग में गोली चलवा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? गोली चलवा। जनरल आर डायर गया और देखा न सुना, उसको देखना चाहिए था कि क्या इस सभा में लोग हथियार लेकर के बैठा है कि नहीं। जनरल आर डायर गया और सीधा अंधाधुंध गोली चलवा दिया। क्या किया? अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। कितना लोग? 1000 लोग मारे गए थे और 5000 से ज्यादा लोग क्या हुए थे? घायल हुए थे। इस चीज की देखो,
कितना आदमी तो ईद तो हंस करके मर गया था जितना आदमी कह रहा था जान बचाने के लिए इस कुआं में कूदो, क्या करो इस कुआं में लगभग 500 आदमी कूदा था और पांचों के 500 आदमी की मृत्यु चली गई थी। इसके जांच के लिए उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड भारत का वैसा रहा था। चेम्सफोर्ड को कहा गया कि बताइए चेम्सफोर्ड, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है ये अच्छा बात है, ये जितना भी घटना हुआ था बोवारी, इसी घटना को तो हम लोग जलियांवाला बाग हत्या, ये मीटिंग जो हो रहा था बोवारी 13 अप्रैल 1919 को, कब? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बिहार बोर्ड ऐसा कुल बहुत एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 12th में भी क्वेश्चन पूछे हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। सुनिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो चेम्सफोर्ड को कहा गया कि आप बताइए कि क्या करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए आप ही। चेम्सफोर्ड ने कहा कि हो सकता है या एक आध लोग मारा गया होगा, क्या कीजिएगा, हम लोग इसकी जांच करते हैं, चेम्सफोर्ड ने W हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिसे हम लोग हंटर कमेटी कहते हैं। कौन कमेटी? हंटर कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और हंटर कमेटी ने कहा था कि 379 लोग इसमें मारे गए हैं। कितने लोग? 379 लोग मारे गए हैं और सभी के सभी लोग हथियार के साथ थे। क्या, किस चीज के साथ थे? हथियार के। लेकिन बताओ तुम लोग कि यहाँ हथियार के साथ कोई व्यक्ति बैठल था? कोई व्यक्ति नहीं हथियार के साथ बैठल था। और इसी में एक 6 साल का छोटा सा बच्चा देख रहा था। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक 6 साल का बच्चा उधम सिंह देख रहे थे। कौन देख रहे थे? उधम सिंह। यह 1919 में यह घटना हुआ था। उधम सिंह ने कहा था कि बेटा ओ डायर, तुम समझ लो कि तुम्हारा जब भी मृत्यु आएगा इसी उधम सिंह के नाम जाएगा, इसी उधम सिंह के। 1940 आ गया वो, 21 साल के बाद बताओ, जब जनरल ओ डायर ने यह घटना कर करके गया था, चेम्सफोर्ड इसको कहा तुम जल्दी चले जाओ इंग्लैंड, नहीं तो तुमको भारत कचुम्बर बना करके मारेगा। जनरल ओ डायर जब इंग्लैंड के बंदरगाह पे गया तो इसको तलवार गिफ्ट में दिया गया था और जनरल ओ डायर को कहा गया था कि आप इंग्लैंड का शेर है। क्या है? इंग्लैंड का शेर इसको घोषित किया गया था। बताइए, इतना बड़ा हत्यारा था। एक बात बताओ, अरे जनरल ओ डायर क्या आदेश नहीं देता तो जनरल आ डायर गोली चलाता? नहीं चलाता। पूरा के पूरा दोषी कौन था? ओ डायर था ना। जब ओ डायर वहां गया तो सबके सब सम्मान कर रहा था। बताओ, इतने बड़े हत्यारों को सम्मान कर रहा है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो रही है। सुनो, जब जनरल ओ डायर वहां गया, उधम सिंह 1940 ईस्वी में गए थे लंदन। कहाँ गए थे? लंदन। जनरल ओ डायर उस समय लंदन में पार्टी कर रहे थे। जनरल उधम सिंह गए और किताब में बंदूक के साइज बना करके बंदूक किताब में रख करके गए थे और कहे थे बताइए आपकी जनरल ओ डायर कहाँ है, हमें उससे मिलना है। जनरल ओ डायर ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, पार्टी उटी कर रहा था, वेयर इज जनरल ओ डायर? जनरल ओ डायर कहाँ? जनरल ओ डायर से पूछा 3 बार कि क्या तुम ही हो जनरल ओ डायर? हाँ, आई एम जनरल ओ डायर। सीधे के सीधे कह रहा था। जब ये गोली निकाला, 3 गोली मारा धांधा जनरल ओ डायर को, ने चित कर दिया। सब आ रहा था, हजारों लोग उस क्या बोलते हैं, उस ऑर्केस्ट्रा पार्टी में हजारों लोग था। उस पार्टी में सबके सब आ रहा है। तो फिर गोली निकाला, मारा धांधा। कोई किसी को कहा हिम्मत है किसी को बताओ तो जनरल ओ डायर को बचाने। जनरल ओ डायर को कोई नहीं आया था बचाने के लिए। बाद में चल करके उधम सिंह को पकड़ करके कोर्ट में ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? कोर्ट में जब ले जाया गया तो कहा कि उधम सिंह बताओ कि तुम इसको क्यों मारा है। कोर्ट में उधम सिंह ने जवाब दिया, आप बताइए, याद कीजिए 1919 जलियांवाला बाग जब हजारों लोग मारे गए थे उस समय आपका ध्यान कहाँ था? जब जनरल उधम सिंह से पूछा गया कि बताइए आपका नाम क्या है, तो जनरल उधम सिंह ने कहा था कि मेरा नाम राम मोहम्मद आजाद सिंह है। क्या है? राम मोहम्मद आजाद सिंह है। पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इसी में उन्होंने लपेट लिया था। हंटर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 379। लेकिन भारतीयों को इस चीज पर बिलीव नहीं था और भारतीयों ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिसे हम लोग मदन मोहन मालवीय कमेटी के नाम से जानते हैं। किस कमेटी के नाम से जानते हैं? मदन मोहन हाँ, भारतीयों ने मदन मोहन मालवीय कमेटी का गठन किया और बोवारे जब मदन मोहन मालवीय कमेटी का रिपोर्ट आया तो इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 5000 से ज्यादा लोग क्या होते? घायल थे। क्या थे? घायल थे।
इतना था, बताओ क्या यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना था? महात्मा गांधी को बताया गया था कि आप हमको सेना में भर्ती करवाइए, हम आपको भारत के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। तो देख रहा है अंग्रेज क्या भारत के लिए सोच रहा है। महात्मा गांधी इतना चीज कर दिए, तो बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया, कितना अच्छा भारत के लिए सोचा। अंग्रेज कितना आगे सोच रहा था। जो हमको जख्म दिया है, 100 साल के बाद आज हम लोगों को पता चल रहा था कि वो दर्द क्या चीज थी। बाद में चल करके महात्मा गांधी को इतना सर्वनाश हुआ कि महात्मा गांधी ने आगे चल करके अपना उपाधि लौटा दिया। अंग्रेजों ने जो कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। किसकी उपाधि वापस लौटा दी? वापस लौटा दी। उसी बहुत सारा हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर देखा इस चीज को, दिल दहल गया रविन्द्रनाथ टैगोर को, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस चीज की सर एवं नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। सर एवं रविन्द्रनाथ टैगोर को सर एवं नाइटहुड की उपाधि मिला था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। समझ में आया आप लोगों को? जलियांवाला बाग हत्याकांड यही था। बताइए कितना चीज किया था। अंग्रेज कहा था कि हम प्रथम विश्व युद्ध अगर जीत जाएंगे तो भारत के लिए कुछ अच्छा करेंगे। क्या देख लिए क्या अच्छा किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड, लगभग 1000 लोग मारा गया, 5000 लोग घायल हुआ, उसमें से भी कितना ना जाने किसान और मजदूर मारा गया था। कितना दिल दहलने वाला घटना था। जब उसे कहा गया तो जनरल ओडायर गया वहां इंग्लैंड में, तो उसको इंग्लैंड का शेर घोषित किया गया। क्या किया गया? इंग्लैंड का शेर घोषित किया गया। वही उधम सिंह थे जो वहां इंग्लैंड में जा करके जनरल ओडायर के छाती पर चढ़ करके गोली मारे थे, और बाद में चल करके उधम सिंह को पकड़ करके फांसी की सजा दे दिया गया। इतना ही था आज के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल इससे भी बेहतरीन चीज पढ़ेंगे, और साइमन कमीशन के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ लेंगे। किस चीज के बारे में? खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ लेंगे। और इतना ही कह करके हम क्लास को आज एंड कर रहे हैं। बाकी बात हम लोग कल की क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।